यूक्रेन और रशिया का जिक्र करेंगे क्योंकि यहां पर भी तबाही मची है। आपने देखा इसके पहले यूक्रेन ने भी बहुत बड़ा हमला ड्रोन अटैक किया था, लेकिन अब रशिया ने पलटवार कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन परेशान है। यूक्रेन में एक बार फिर से रूसी हमलों से तबाही की खबर है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया गया, जिसमें निप्रो, जेपोरेजिया, खार्किव और सुमी जैसे इलाके शामिल हैं। रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कम से कम 12 नागरिकों की मौत और 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों को भयावह बताया है और पश्चिमी देशों से और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। वहीं रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बावजूद उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा और वो अपने लक्ष्य हासिल करके ही रहेगा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार नागरिक इलाकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। तो वह रूस का दावा है कि वो सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर कार्रवाई कर रहा। 4 साल से ज्यादा समय से जारी इस युद्ध में अब तक 1000 यानी हजारों लोगों की कम से कम जान जा चुकी है। कई हजार के आसपास यह आंकड़ा है, दोनों देशों का मिला लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अब तक युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल संजय, यहाँ पर जो है हताहतों की बात करें और सैनिक और गैर सैनिक को सिविलियंस को मिला करके तो लाखों में है, मतलब करीब करीब हजारों लोग डेली मारे जा रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर और ये युद्ध बहुत भयावह है। तो अब फिर से क्या जो ये हमला हुआ है बड़ा, इसका क्या आगे अंजाम है? रिटायर्ड मेजर जनरल मनोज माथुर साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक साहब डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर अल्ताफ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। माथुर साहब, जनरल साहब, आपसे शुरू करेंगे इस दौर को। 5वें साल में युद्ध, ये लगता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद लॉन्गेस्ट होगा, मुझे लगता है। क्या और अब जो रूस ने हमला किया है, पिछले दिनों रूस ने अमेरिका को बता दिया था, लावरोव साहब ने बता दिया था अमेरिकी काउंटर पार्ट को कि आप अपने तमाम लोगों को हटा लीजिए यूक्रेन से, क्योंकि अब जो हम हमला करने वाले हैं उसमें किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहने वाली, और वो अब शुरू हो गया है। क्या ये निर्णायक दिशा में है? अजय, देखिए, ये बात कहना, ये हम लोग मुझे लगता है 2022 से लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब निर्णायक दौर आ गया, अब निर्णायक दौर आ गया। निर्णायक दौर देखिए आना इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि आप किसी भी युद्ध में जब डिसाइसिव बैटल विक्ट्री आपको अगर चाहिए तो आपको जमीन पर होना पड़ेगा। कोई ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि कितने भी प्रकार का एरियल या आर्टिलरी बम्बार्डमेंट या वो कोई आपको देश को तबाह कर सकता है, लेकिन आपको जीत नहीं दिला सकता। पीपल ऑन ग्राउंड गिव यू लीवरेज, पीपल ऑन ग्राउंड गिव यू लीवरेज। आज जो परिस्थिति है वो बिल्कुल साफ है। लगभग 17-18% यूक्रेन के हिस्सों पर रूस का फिजिकल कब्जा है। अब आप कितना भी कुछ भी करते रहे, आप मॉस्को पर लगातार बम पे बम डालते रहे, या तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वो खुद अपने आप घुटनों पर आकर के इतना अट्रिशन हो जाएगा कि वो आकर के यहां से अपने आप चले जाएं। लेकिन आपको फिजिकली इनको एविक्ट करना पड़ेगा। जो अचानक से तेजी आई है अजय इस पूरे संघर्ष में, वो उसकी वजह यह है कि जब G7 में जेलेंस्की को बुलाया गया था तो कहीं ना कहीं एक ऐसी आवाज, यूनिफाइड आवाज वहां से निकली जहां पर तमाम नाटो राष्ट्रों ने, तमाम यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो उससे एम्बोल्डन होकर के और जेलेंस्की ने आकर के अपने ड्रोन्स का और इनका पूरा हमला मॉस्को और रशिया के ऊपर करना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है कि रशिया अभी भी एक बहुत जबरदस्त मिलिट्री पावर है और उसको मिलिटरीली खत्म करना किसी के बस में नहीं है। आज आप ईरान को, गाजा को, हिजबुल्लाह को, इनको तो खत्म कर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप रूस को, तो जहां तक सवाल इसका है, आप प्रहार करिए, उसका 3 गुना तेजी के साथ वो जवाब मिलेगा। रूस को भी जितना उनको एरिया चाहिए, पूरा डॉनबास का इलाका लगभग उनके कब्जे में है और वो प्रयास लगातार उनका जारी है कि जो लाइन, निप्रो की लाइन तक वो जाना चाहते हैं और डॉनबास के पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और क्रिमिया को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। वो उन्होंने कर लिया है। अब आपको आकर के उनको फिजिकली एविक्शन की आवश्यकता है, जो कि संभव नहीं है यूक्रेन के लिए किसी भी तरीके से। अब उनकी जो तेजी इस प्रकार से आई है उसकी वजह सिर्फ यही है कि यूरोप को यह लगता है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर रुकने वाला शायद नहीं है और रूस जो अपनी पुरानी लॉस्ट सोवियत ग्लोरी है, ये शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा परसेप्शन है कि ये
पुतिन का एक ड्रीम है कि वो लॉस्ट सोवियत ग्लोरी को रीगेन करे, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर शायद हमले होने की संभावना है। इस वजह से नाटो और यूरोपियन कंट्रीज लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि आप ये लड़ाई वहीं रहे और वहीं लगातार लड़ाई होती रहे, और रूस को आर्थिक रूप से ड्रेन करते रहें आप। रूस को अगर कोई चीज कभी किसी चीज ने उनको रोका या उनके कदम खींचने पर मजबूर किया, वो होगा उनके ऊपर इस प्रकार का आर्थिक दबाव, जो कि एक लिड शायद इजराइल की वजह से और ईरान वॉर की वजह से हट गई थी। उनको काफी लाभ हुआ है इस मिडल ईस्ट के संघर्ष के दौरान। सही बात सही बात है। मलिक साहब जरा इस बात को बताइएगा, उसके बाद डॉक्टर अजताब आपके पास भी आएंगे। चूंकि बैक सपोर्ट तो अमेरिका का रहा है, 5 साल के आसपास युद्ध होने जा रहा है, यूक्रेन की इतनी हैसियत नहीं कि वाकई में इतना लंबा वो टिक पाए। क्या यह बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर रशिया को इंगेज करके रखने की पूरी कोशिश है? क्योंकि इसमें अलबत्ता नुकसान सिर्फ यूक्रेन का है, वो कितने दशकों में उभर पाएगा ये नहीं पता, और पुतिन का जितना भी नुकसान हो रहा है शायद वो इस बात को समझते हैं, लेकिन 3 सुपर पावर के बीच में एक सुपर पावर को इंगेज करके रखना, उसको लगातार कमजोर करने की कोशिश, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एक तरह से जीत के तौर पर भी माना जाए या फिर स्ट्रेटेजिक विनिंग सिचुएशन के तौर पर? जी संजय जी, देखिए अनुज सर ने जो बात रखी भाई बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए बाइडेन प्रशासन का क्लियर कट एक मोटिव था कि रूस को युद्ध में एंगेज करके रखिए, कोई जीते कोई ना हारे, लेकिन युद्ध रुकना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि रशिया की जो इकोनॉमी है उसको ड्रेन आउट कीजिए। ये बात सही है कि रूस जो है ना हथियार मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत मजबूत कंट्री है। इवन अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार से भी एक उदाहरण लेना चाहे तो सेकेंड वर्ल्ड वार अगर खत्म किया गया, मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि ये रूस था जिसने जर्मनी के खिलाफ जो अपना अभियान चलाकर उसको खत्म किया। लोग कहते हैं कि परमाणु हमले के बाद ये खत्म हुआ, नहीं, मुझे लगता है कि जो कमर टूटी सेकेंड वर्ल्ड वार में वो रूस की सेनाओं का मूवमेंट था और उनका जो अटैक था वो था। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं, सारी कहानी अमेरिका का डबल गेम है। अमेरिका ने ये शुरुआत युद्ध की कराई थी, ये ध्यान में रखते हुए कि रूस को थोड़ा कम किया जाए और यूक्रेन को एक बफर स्टेट में रखा जाए। ये नेटो के लिए, जो यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर वही लोग हैं, और अमेरिका के लिए। अमेरिका वहां से अपने फिर वही बात आ जाती है, एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहता था यूक्रेन की, लेकिन बात हुई कि रूस ने इतना फियर्स अटैक किया। हमको याद है जब ये युद्ध होने से पहले बार बार रशिया की तरफ से कई बार प्रपोजल आया कि हम बैठ के इसको सुलझा लेते हैं, लेकिन यूक्रेन के दिमाग में कुछ और ही था। तो ये बात देखते हुए पूरा सपोर्ट जब यूरोप से मिलता है, नेटो से मिलता है, अमेरिका से मिलता है, तो यूरोप गोट कैरिड अवे और अपने देश का इतना सत्यानाश उन्होंने करा लिया कि जिसको उभरने में बहुत लगेगा, और एक वक्त आएगा जब अमेरिका उनको डेजर्ट करके ऐसे चला जाएगा जैसे दूध में से मक्खी फेंक दी। वो कंसर्न ही नहीं रखेगा क्योंकि रूस इस चीज को छोड़ने वाला नहीं है। और जैसे कि सर का आकलन 17-18, मुझे तो लगता है, मैं थोड़ा बहुत जितना पढ़ता हूं, मुझे लगता है 20% से ज्यादा जो फिजिकल ऑक्यूपेशन है वो रशिया की रशियन फोर्सेस के अंडर है, और डॉनबास के इलाके को तो छोड़ने वाला है ही नहीं, वो मतलब ही नहीं है। और जितना नीचे से कीव तक जाता है ये एरिया पर, उस पर जितना भी वो बार्गेन कर सकता है, अब मेरे ख्याल से वो वक्त शायद चला गया, जेलेंस्की ने खो दिया कि जब रशिया के साथ बैठ के करते थे। अब बात यही है कि यूक्रेन कब घुटने टेकेगा। देखिए कोई भी देश अपने एग्रीमेंट के लिए सहमत तभी होता है कि जब वो घुटनों पर आ जाए या बिल्कुल ही तबाह हो जाए। दूसरी बात यह कि जब तक उसे पीछे से ऑक्सीजन मिलती रहेगी अपने देश को बर्बाद करता रहेंगे, ये कतई भी एक समझदार डिप्लोमेट या लीडर की निशानी नहीं होती है। अगर आपका पड़ोसी आपसे मजबूत है, और एक वक्त तो एक ही सेट के सबसेट हुआ करते थे रशिया और यूक्रेन दोनों, तो ऐसी क्या बात जी। और दोनों रशियन स्पीकिंग लोग भी वहां पर आज भी है। तो कहने का मतलब है कि ये कतई दूरदर्शी नहीं है जेलेंस्की साहब की कि वो अपने देश पर इस तरह से युद्ध में उलझाए रखे। अल्टीमेटली रशिया शायद संभल जाएगा, लेकिन यूक्रेन एक तरह से देखा बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। और अभी भी शायद उनको वक्त है कि वो झांसे में ना आए कि जो उनको लॉलीपॉप दिखाया है पूरे नेटो ने और अमेरिका ने कि आपको नेटो में शामिल करके, क्योंकि रूस इसको कभी होने नहीं देगा। तो युद्ध की शुरुआत हुई। एक चीज और है, जेलेंस्की अपना टेन्योर भी पूरा कर चुके हैं, इसके बावजूद भी यहाँ इलेक्शन की नौबत है नहीं। अब जैसा सर बता रहे कि बफर जोन है, जेलेंस्की वाकई में एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर देखा जाए यूक्रेन के विकास के लिए रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए, युद्ध झोंक दिया, चुनाव खत्म हो चुका है, मतलब 5 साल खत्म होने के बावजूद अभी तक वहां तबाही है और कुछ भविष्य नहीं दिख रहा। एक थियरी ये भी है, हमारे एक्सपर्ट्स इसको बताएंगे, डॉक्टर अजताब हमें बताएंगे कि दरअसल इस युद्ध को खींचते रहने में
के पीछे वजह भी यही है कि वो ताकि बने रहें इस पोस्ट पर, और इवन डोनाल्ड ट्रंप तक कह चुके हैं कि इनको अब जाना चाहिए क्योंकि वो बात मान नहीं रहे। तो ये तमाम थ्योरीज हैं। इन्हीं सवालों के साथ डॉक्टर अजिताभ ये बताइए कि क्या जो डिप्लोमेटिक जितने एफर्ट थे, अलास्का में मीटिंग हुई, वहां पर कुछ समझौते हुए, उसके बाद लगातार कोशिशें होती रही, पीस प्राइज तक लेने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप यहां पर शांति करवाने को लेकर के, वो सारी बातें कहां गई? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सही में क्लेम किया था और एफर्ट्स भी लगाए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इस 4 से 5 साल लगभग होने चले इस वॉर ने रूस को एक्सपोज किया है। रूस एक ये परसेप्शन बना था कि दो ध्रुव हैं, एक अमेरिका और दूसरा रूस, ये परसेप्शन धराशायी हो गया इस यूक्रेन वार से। निश्चित रूप से रूस एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन रूस कमजोर हुआ है। और अगर आप कंपेयर करें अमेरिका और ईरान वॉर की, अगर आप कंपेयर करें रूस और यूक्रेन वार से, तो रूस की डैमेज ज्यादा हुई है कंपेयर टू अमेरिका। ऑब्वियसली इसके पीछे नेटो का फोर्स है, नेटो की ताकत है, उसकी वजह से। और देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों में रूस को ज्यादा डैमेज देखना पड़ा है। सैंक्शंस तो उसके 8 साल से लगे हुए हैं रूस पे। सैंक्शन बीच में उसको फायदा हुआ, तेल उसके दाम बढ़ गए, तेल बेचने का मौका मिल गया, वो फायदे हुए हैं। लेकिन अब फिर से रूस पे जो एक तरह से यूक्रेन ने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन का कैंपेन चलाया है, उसकी वजह से रूस फिर से सफर कर रहा है। जो खबरें आ रही हैं, एक तो उसकी सेना में कमी आई है, सैनिक लड़ने के लिए कई जगह ऐसा देखा गया है तैयार नहीं है, तभी तो कभी वो भारत से सैनिक ले रहा है, कभी वो ईरान से सपोर्ट ले रहा है, और कई देशों का आया है। उस एक तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ क्रीमिया में अगर बात की जाए, क्रीमिया में भी रूस की पहले से पकड़ ढीली हुई है। जो रूसीफिकेशन चल रहा था, रूस ने कोशिश की है, जैसे चाइना ने तिब्बत में पूरा चाइनीज को भड़ के एक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की, रूस ने भी वो कोशिश की है, लेकिन उसमें बहुत सफल वो नहीं रहा है। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न फ्रंट पे वो लड़ रहा है, वहां भी उसको कहीं ना कहीं पहले से डाउन हुआ है, पहले से डिग्रेड हुआ है रूस। ऐसे में रूस के आप देख लीजिए, उसके खान पान रसद पे भी कमी आई है। सप्लाई चेन को समहाउ यूक्रेन ने ब्लॉक करने में कुछ हद तक सफल रहा है, और नेटो से चूंकि सपोर्ट और ज्यादा मिल रहा है, ऑब्वियसली G7 की मीटिंग के बाद बढ़ा है सपोर्ट, उससे यूक्रेन सरवाइव करने की स्थिति में है। अगर यूरोप और नेटो का सपोर्ट बढ़ता है तो यूक्रेन और अभी स्ट्रगल करेगा, अभी और डटा रहेगा, और ये रूस के लिए अच्छा नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। जी ओके माथुर साहब, ये एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि रियली रूस मिलिट्री माइट कितना बड़ा है, ये हम सबको पता है, वो पब्लिक डोमेन में है, कितने उनके पास हथियार हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, क्या टेक्नोलॉजी है भारत की। आप लोगों ने तो, हमारा देश की आर्मी ही पूरी की पूरी रशियन टेक्नोलॉजी पे मेजरली बेस्ड रही है लंबे समय तक, अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्या वो रूस वाकई इतना कमजोर है कि 5 साल तक उसको यूक्रेन से लड़ना पड़ जाए, या कोई बड़ा ग्रैंड स्कीम है रशिया का, जो आप कह रहे थे आप दोनों गेस्ट, क्या ये क्यों इतना लंबा खींच रहा है? अच्छा देखिए, बात वही आ जाती है कि आपकी जो प्रोग्रेस ग्राउंड के ऊपर है वो नहीं हो पा रही है। जब तक आप ग्राउंड के ऊपर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी प्रकार का दबाव, मुझे लगता है दबाव बना पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, 2 प्रकार के वॉरफेयर होते हैं। एट्रिशन वॉरफेयर एक प्रकार का वॉरफेयर है, जिसमें आप शत्रु के मैन मटेरियल और मोरल के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, इतना उनका नुकसान करते हैं कि वो अपने आप युद्ध लड़ने की इच्छा शक्ति खो दे और वो अपने आप को सक्षम हो जाए इसके बारे में सरेंडर कर दे। तो वो अट्रिशन वॉरफेयर चल रहा है, और वो अट्रिशन वॉरफेयर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस करती हैं। लेकिन जो डिसाइसिव वॉरफेयर है, वो अगर आपको करना है अजय, तो आपको उस डिसाइसिव वॉरफेयर के लिए ग्राउंड के ऊपर प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेस जब तक ग्राउंड पे नहीं हो पा रही है, तब तक इसका परिणाम निकलेगा नहीं। आप दोनों के पास हथियार हैं, दोनों के पास हर प्रकार की चीजें मौजूद हैं, एक दूसरे के ऊपर आप बम्बार्डमेंट करते रहिए। आपने उनके 7000 मील अंदर जाकर के उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को खत्म कर दिया, उन्होंने कीव पे हमला कर दिया, खार्किव पे खत्म कर दिया, कुछ एंड रिजल्ट निकल करके आ नहीं रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित हो गई है कि ये जो डॉनबास का इलाका है,
और क्रिमिया है, ये रूस के पास फॉर गुड आ गया है, जब तक कि आप उसको इस प्रकार से पूरी तरह से वहां पर उसको तो जहां तक सवाल इस प्रकार के एट्रिशन वॉरफेयर का है अजय, ये वॉरफेयर चलता रहेगा जब तक कि या तो यूक्रेन पूरी तरह से मिलिटरीली ड्रेन आउट नहीं हो जाता, क्योंकि यूक्रेन की अपने आर्म्स एम्युनिशन को रिप्लेनिश करने की क्षमता बहुत लिमिटेड है। आज अगर यूरोपियन नाटो से उसके पास मदद आनी बंद हो जाएगी तो वो कल युद्ध को कर पाने वाली परिस्थिति में नहीं रह जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो रूस की सप्लाई लाइन है और जिस तेजी और उसके साथ रशिया अपने वेपन्स का प्रोडक्शन कर सके, आज की रशिया की इकोनॉमी मिलिट्री इकोनॉमी है, 40% वो हथियार बनाने में और अपने मिलिट्री में और वॉरफेयर के ऊपर खर्च कर रहा है रूस। तो ये बात मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर है कि आप रूस को या तो इकोनॉमिकली खत्म करें या यूक्रेन मिलिटरीली बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाए, तभी ये युद्ध खत्म होने की संभावना है। अन्यथा ये गिव एंड टेक, आप मुझे मारिए मैं आपको मारूं, ये चलता रहेगा, 5 वर्षों से चलता आ रहा है और आगे चलता रहेगा, क्योंकि जब तक इसकी जो स्ट्रेटेजिकली आप स्टार्व नहीं करेंगे यूक्रेन को, जब तक आप उनकी पूरी सप्लाई चेन को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक यूक्रेन तो ये क्या रूस की उस प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आ रहा है इतने लंबे वॉर से जनरल साहब, कि आप यूक्रेन को नहीं हरा पाए, आप इतना लंबा आपको खींचना पड़ गया, आप 3 दिन में खत्म कर सकते थे युद्ध, दावा किया था शुरू में? नहीं, ये देखिए मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हरा पाए अजय, ये बात बिल्कुल समझने की है कि ये इसलिए नहीं हरा पाए कि ये सिर्फ यूक्रेन नहीं है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो रूस बनाम नाटो प्लस अमेरिका प्लस यूक्रेन है। अब यही मैं कह रहा हूं, आज आप वो जो सप्लाई है, जो लॉजिस्टिकली जो मिलिटरीली जो सप्लाई लाइन आ रही है, उसको आप चोक कर दीजिए। आज वो चोक हो गया तो कल 1 हफ्ते में आप यूक्रेन की वो परिस्थिति हो जाएगी, आपके पास बम खत्म हो जाएंगे, आपके पास मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी, आपका प्रोडक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है। वही मैं अंतर बता रहा हूं कि रूस जो है ज्यादा तेजी से अपने सप्लाई प्रोडक्शन में उसमें लगा हुआ है, का कभी खत्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको रूस को या तो इकोनॉमिकली तबाह करना पड़ेगा, अन्यथा आपको मिलिटरीली आप देखिएगा कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा यूक्रेन के ऊपर, और जब उसको पीछे से सप्लाईज बंद हो जाएंगी, ये युद्ध अंत की ओर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। डॉक्टर अजताब, आपका नजरिया सर इस पर क्या है? चूंकि आप जियोपॉलिटिकली चीजों को समझते हैं, दुनिया भर की राजनीति इससे प्रभावित हो रही, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसको हो रहा? कौन चाहता है युद्ध कंटिन्यू रहे और कौन चाहता कि इससे निकलने की संभावना अगर बनती तो निकला जा सके? देखिए, यहाँ पे ये तो क्लियर है कि अमेरिका और नेटो के इंटरफेरेंस से ही ये मामला अटका पड़ा है। रूस का बिल्कुल जायज है स्टैंड कि भाई उसके नेबरहुड में नेटो आके नहीं बैठ सकता। नेटो ने वही कोशिश की, यूक्रेन ने जो नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की, नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश की, ये है रूस उसका अपोज करेगा, क्योंकि अपने बैकयार्ड में अगर नेटो आता है तो रूस के लिए खतरा रहेगा। ये तो कोल्ड वॉर से पहले से ये चला रहा है, रूस ने हमेशा यही कवायद की है कि उसका ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेफ जोन में रखे, और ये बट नेचुरल हर कंट्री करता है, तो रूस उसके लिए तैयार नहीं था। और नेटो ने यहाँ पे खास करके मैं यहाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जो जिस तरह से कवायद उन्होंने की है, हालांकि उनका पॉलिटिकल बहुत बड़ा बैकग्राउंड वैसा रहा नहीं है, लेकिन खैर वो अमेरिका के सपोर्ट से, नेटो की सपोर्ट से वो आए और उसी की सपोर्ट से वो उनका लाइफलाइन चल रहा है। कुछ उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप किया है, उससे उनके जो लड़ने की कैपेसिटी है वो बढ़ी है, इसीलिए अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं। और एक गुड न्यूज इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं कि इंडिया ने अभी एक मिसाइल के लिए डील किया है रूस से खरीदने का, उसका नाम है एस समथिंग है 12 या समथिंग। वो मिसाइल आज रूस ने यूज किया है और उससे यूक्रेन के MiG-29 के को ध्वस्त कर दिया। उससे ये हुआ है कि ये मिसाइल बहुत कारगर है और हमें भारत को ने उसका ऑर्डर इसलिए दिया है कि चीन की ताकत को, उसकी मिसाइल को रोकने की क्षमता इस मिसाइल में है, तो वो भारत के लिए एक गुड न्यूज इस वॉर फ्रंट से आ रहा है। लेकिन रूस हमारा एक बहुत बड़ा रिलायबल
ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। रूस की ये हालत देख के निश्चित रूप से हम कंसर्न हैं और हमारी सप्लाई चेन पे, हमारे वेपन्स पे, प्रोग्राम पे भी उसका असर हुआ है, चाहे वो S-400 की बात की जाए या और भी कई ऐसे प्रोग्राम हैं डेवलप करने में, उसमें इस पे रोक आई है। लेकिन रूस के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप मुझे लगता है फिर से अपना स्टैंड चेंज करेंगे, क्योंकि वो तो आप देख लीजिए कैसे वो चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर है काइंड ऑफ वो। मुझे लगता है अब एक बार अगर ईरान में हॉर्मुज का मामला सुलझ गया तो वो फिर ध्यान देंगे उस ओर और कोशिश करेंगे, जैसा उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इस तरह की कवायद की थी और कोशिश भी की थी, शायद वो फिर से ये कोशिश करें और कहीं ना कहीं मामला सुलझे। नहीं तो ये युद्ध का कोई अंत नहीं दिखता। अंतहीन युद्ध बन गया है संजय। और ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा है, हमें यहां बैठ करके उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब आंकड़ों पर गौर कीजिए तो यूएन का डेटा है कि 15 लाख के आसपास लोग या तो मारे गए हैं या हताहत घायल हुए हैं, और दोनों तरफ जो है वो लाखों की तादाद में लोग अब तक मारे जा रहे हैं। ये जो है कर्नल मलिक, कोलैटरल डैमेज तो बहुत सीवियर हो रहा है यहां पर। तो कब तक आखिर है कि कब इसका खात्मा, कैसे इसका खात्मा, फ्यूचर क्या दिख रहा है? अजय जी देखिए, जो देश दूसरों के हाथों में खेलते हैं वो कभी अपनी स्टैंडिंग नहीं बना पाते, चाहे वो युद्ध हो या अपनी ग्रोथ हो। हुआ यही है कि जेलेंस्की जिनके पास इतना रणनीतिक अनुभव नहीं था, उनको एक लॉलीपॉप दिखाया गया और वो उस पासे में फंस गए, उस चक्रव्यूह में फंस गए। उनको लालच आ गया कि मैं नेटो का पार्ट बन जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली सेफ हो जाऊंगा। जबकि ये बात सही है, अजिताभ जी बिल्कुल सही बोल रहे थे कि रूस इसको किसी भी दिशा में नेटो में शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका साइड में बैठ जाएगा, अमेरिका के पूरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स उसके साइड में आ जाएंगे, गए छुपाए नीचे ऊपर जमीन के वो आने ही आने हैं। यही रीजन है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं इसको फॉलो तब भी अच्छी तरह से करता था, लेकिन जेलेंस्की बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद से जर्मनी इसका बहुत बड़ा विरोधी है कि रूस के साथ कोई समझौता ना हो, इसके साथ पूरी की पूरी मिसाइल्स और इतनी जितने वो स्कैल्पर मिसाइल और शैडो मिसाइल आती है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, 4-5 देश इनको बैकअप कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का इसमें साथ उनको ना हो, भले ही ये बात खबरें बीच में आई हैं कि नेटो और अमेरिका के बीच में रिफ्ट है, आई है रिफ्ट, लेकिन दूसरे मुद्दों को लेकर। अब यही बात है कि अमेरिका की जब ये पद्धति चल रही है, ये अप्रोच चल रही है, तो रूस और चीन, अमेरिका और ईरान के बीच में शांति कैसे होने देंगे? वो भी तो चाहते हैं कि खिंचता रहे, अमेरिका की किरकिरी हो, अमेरिका रिसोर्स पे भी। हालांकि अमेरिका बहुत इकोनॉमिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, नो डाउट इन दैट, पूरे विश्व के सामने है, पर लेकिन इस युद्ध की तरह जो जितना खिंचाव आएगा उतना ही ईरान और अमेरिका के बीच में भी वो खिंचाव बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें थोड़ा बहुत इंटरलिंक जरूर है। और यही बात है कि चीन रशिया को भी सपोर्ट देता है, और इसमें कोई ये जगजाहिर है, दोनों दोस्त हैं। और ईरान को पूरा जो 16 अप्रैल के बाद से जितना सीज फायर हुआ है, ईरान जो मजबूती मिली है वो मजबूती इस बात को ध्यान में रखते रशिया और चीन की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से आई है। रही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, रशिया ने भी बहुत बड़ी सेना का लॉस हुआ है, जेलेंस्की को भी हुआ है, लेकिन आज भी जेलेंस्की इस बात को समझने के लिए मुझे नहीं लगता तैयार हैं कि वो अपने देश को कैसे बचाएंगे। शायद वो इस बात पर पहुंच चुके हैं कि अब बचा ही क्या खोने के लिए। तो लेकिन अंततः ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, अटैक काउंटर अटैक चलेंगे जब तक कि एक कोई कंट्री घुटनों पर ना आ जाए और लड़ने की स्थिति में कैपेसिटी खो बैठे। तो ये तब तक चलेगा, या देन उस केस में इट विल डाई डाउन इट्स ओन डेथ दिस बैटल। इसी तरह से ईरान का भी आप देखिए, रशिया का और चीन का हाथ उसके पीछे रहेगा और वो उसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है संजय, जो मलिक साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये दो ग्राउंड दोनों को मिल गए हैं। अमेरिका रशिया के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल करके नाटो और अमेरिका उनको उलझाए हुए है, तो अब रशिया और चाइना मिलकर के अमेरिका को उलझाए हुए है ईरान में, और शायद हम देख रहे हैं समझौता होता हुआ, और इसीलिए ट्रंप इसमें फंसना नहीं चाहते, निकल जाना चाहते, कि वो नहीं चाहते कि यहां पर ग्राउंड मिल जाए रशिया को और चाइना को, कि वो फंसे रहे, इसलिए हर हाल में समझौता चाहते हैं। लास्ट लाइन सर, और टाइम भी है 20-30 सेकेंड ही। माथुर साहब, जनरल साहब, क्या ये कहीं, मुझे तो लगता है कि अभी खिंचने वाली है दोनों ही जगहों पर, दोनों को दोनों प्ले ग्राउंड मिल चुका है, इधर वॉर ग्राउंड है ईरान, उधर यूक्रेन, बट प्ले कर रहे हैं यूएस एंड रशिया।
बिल्कुल बिल्कुल यूएस एंड रशिया, और एक मैं आपको बताऊं, रशिया भी उतना नहीं है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, एक प्लेयर अदृश्य शक्ति जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त प्रभाव डाल करके और दोनों कॉन्फ्लिक्ट से लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, उस चीज का, उस शक्ति का नाम है चीन। चीन की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है टू विन विदाउट फाइटिंग, और मुझे लगता है शायद वो उसी को और अग्रसर हैं। जहां तक सवाल मिडिल ईस्ट का है, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व के खात्मे की शुरुआत शायद होती हुई नजर उनको आ रही है। इस वजह से वो किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। जहां तक सवाल हॉर्मुज के बंद रहने का है, हॉर्मुज के बंद रहने से अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा है। सारी दुनिया अमेरिका से गैस और तेल खरीद रही है, तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये हॉर्मुज का इशू, इसको सुलगता रहने देने में अमेरिका का भी काफी हद तक हाथ है। युद्ध जो है, राइवलरी, सुपर पावर राइवलरी है, और वो सुपर पावर राइवलरी में जो देश पिस रहे हैं वो वेस्ट एशिया और यूक्रेन है। बिल्कुल सही आपने कहा सर, लेकिन एक दिलचस्प बात है, मैं जिक्र करूंगा आज इसमें। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर जो आता है उसको देश की सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। ज़ेलेंस्की भी टीवी की दुनिया से आए थे और डोनाल्ड ट्रंप भी। अब देखिए, ज़ेलेंस्की तो देश को बर्बाद कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को तबाह करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो बिजनेसमैन एक एंगल है ना। ये बहुत जरूरी है कि राजनीतिक आदमी को ही ये समझ होती है कि देश कैसे चलाया जाता है। ठीक है सर, आप देश में किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? भारत बहुत नजरिए से अलग है, लेकिन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है।